पिछले क्लास में हमने पीएम बराबर डीआरटी पे अच्छे से काम किया था। साथ साथ हमने एक और काइंड देखा था सवाल का, जिसमें पूछा रहता था कि एटॉमिक वेट क्या होगा और एक एटम का मास वगैरह दिया रहता था। तो हमने क्या सिखाया था कि उसमें तुम एक मोल का निकाल दो, यानी एवोगैड्रो नंबर का ग्राम पर मोल में, और जो भी आएगा मोलर मास वही हमारा एटॉमिक वाट हो सॉरी वही हमारा एटॉमिक वेट होता है, चाहे मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है। फिर बोले थे कि एक सवाल तुमको अगले क्लास में कराएंगे, एक बढ़िया सवाल उस पर। ठीक है, तो वही ये सवाल है, पढ़ा जाए और ट्राई करना। वैसे एक बार समझ कर ट्राई करना, वो भी सही है। देखो, इसमें बोल रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये टर्म सिखाए थे आप लोगों को, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो कहने का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम देकर एक तरह से तुमको डेंसिटी दे दिया। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना दिया है तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर लोगे तो यही हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। बोल रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल वायरस, एक वायरस की बात कर रहा है। सिलिंड्रिकल, ये हमारा सिलेंडर होता है, और इस पार्टिकुलर वायरस का एक अकेला, है ना, अकेला नहीं, वैसे डेंसिटी जो एक का होगा वही पूरे सैंपल का भी होगा। सैंपल का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 6.02 गुना 10 का पावर -2। ये हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया। केवल अभी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, 6.02 इंटू 10⁻²⁰ cc पर ग्राम। तो यहाँ से अगर डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी बराबर होता है 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो 1 बाई 6.02 इंटू 10⁻² ग्राम पर सीसी, चाहे ग्राम पर ml हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ वायरस इज 7 एंगस्ट्रॉन एंड 10 एंगस्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। ये जो वायरस है सिलिंड्रिकल, इस वायरस का हमें रेडियस भी दे दिया और साथ साथ हमें इसका लेंथ भी दे दिया। अगर इसे हम रेडियस बोल दें और इसे लेंथ बोल दें, तो रेडियस दिया हुआ है 7 एंगस्ट्रॉन, रेडियस है 7 एंगस्ट्रॉन, और लेंथ दिया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। तो एक बात बताओ, हम सिखाए थे, आगे बोल रहा है कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट। तो हम सिखाए थे कि मॉलिकुलर वेट का मतलब मोलर मास, एक मोल का मास। एक मोल का मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 वायरस का मास हम निकाल देंगे। तो अगर एक वायरस का मास निकल जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि अगर एक वायरस का निकल गया तो 2 का भी निकल जाएगा, 10 का भी निकल जाएगा और एक मोल का भी निकल जाएगा। जैसे ही एक मोल का निकलेगा हमारा काम खत्म। पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी मॉलिकुलर वेट पूछे तुम एक मोल का मास निकाल दो। तो एक का मास पता रहेगा तभी ना एक मोल का निकालोगे। और एक का मास कैसे निकाले? मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो पहले एक का मान लो हम निकाल रहे हैं मास ऑफ 1 वायरस, तो वॉल्यूम भी हम एक वायरस का लेंगे और साथ में डेंसिटी लेंगे। तो डेंसिटी एक का और सैंपल का सेम ही होता है, क्योंकि डेंसिटी नेचर है। एक गिलास पानी लो, एक चम्मच पानी लो, एक जग पानी लो, या पूरा का पूरा कमरा ये पानी से भर दो, पानी का डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml रहेगा। उसके 1 ml में 1 ही ग्राम रहेगा। उसी प्रकार से डेंसिटी पूरे सैंपल का होता है। तो डेंसिटी तो हमें मिल चुका है स्पेसिफिक वॉल्यूम से। अगर एक अकेला वायरस का वॉल्यूम मिल जाए तो अब तुमको हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा, ये जो रेडियस और लेंथ दिया है ये वॉल्यूम निकालने के लिए दिया है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बचपन में पढ़े होगे, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस, जो कि सिलिंड्रिकल है, πr²h। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, डेंसिटी पुट करोगे तो एक का मास आएगा। एक का मास आ गया तो एक मोल का मास आएगा, और एक मोल का मास जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा, मॉलिक्यूलर वेट। आइडिया लग गया? तो एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। अगर एंगस्ट्रॉन नहीं पता कि क्या होता है तो सिंपली ये लेंथ का यूनिट होता है, और कन्वर्जन तुमको हम बता देते हैं क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है ना। रट जाओ अच्छे से। एक एंगस्ट्रॉन जो होता है, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर +2 -10 और +2 -8 आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है। सेंटीमीटर में क्यों लाए? क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में है। तो हम चाहेंगे कि वॉल्यूम भी हमारा सीसी में आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक एंगस्ट्रॉन में 10 का पावर -10 मीटर याद रखना। जब भी सेंटीमीटर में लाना हो 100 से गुणा कर देना। और क्या याद करना है? एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, और एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10⁻
7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। कॉपी पेपर में लिख लेना और अच्छे से आज के आज इसको रट जाओ, है ना, फ्यूचर में काम आएगा। हर क्लास में कुछ ना कुछ हम रटवा रहे हैं, है ना, एक ही बार में सब नहीं रटवा रहे हैं, अलग अलग क्लास में रटवा रहे हैं। तो ये सब रटते जाना, बार बार रिवाइज करना। एक अलग से पेज ले लेना, उसमें भी लिख सकते हो चाहो तो। क्या क्या सीखा है? 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना? तो 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना? तो 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो हम हिंट दे रहे हैं, तुम सवाल को खुद से सॉल्व करो। वॉल्यूम निकालो एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में चेंज करके, πr² से। वॉल्यूम निकाल कर यहाँ पुट करो, डेंसिटी निकल चुका है, उससे एक वायरस का मास निकालो। एक वायरस का मास निकल गया तो 1 मोल का मास निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो, फिर प्ले करके आगे देखना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस क्या हो जाएगा बच्चों? π×r²। रेडियस कितना है? 7 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में बदलोगे 10⁻⁻8, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁸ का स्क्वायर। πr²h हाइट, हाइट यही लेंथ होता है ना। चाहो तो πr² l भी लिख सकते हो, l लिखो चाहे h लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर को अगर ऐसे 90 डिग्री से घुमा दें तो जो लेंथ है वही इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो πr²l वैल्यू पुट कर दो 10 × 10⁻⁸, ये भी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ और ये स्क्वायर हुआ तो 2 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो ओवरऑल हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं π×7 का स्क्वायर 49 × 10⁻⁻8 का स्क्वायर, और यहाँ भी 8, तो ये हो जाएगा 10⁻24 cc। सेंटीमीटर क्यूब को हमने लिख दिया cc, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ आ जाइए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो एक वायरस का वॉल्यूम निकल चुका, π×49 डेंसिटी कितना है? 1 इतना, तो ये डिवीजन में चला जाएगा 6.02 × 10⁻², और ये ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम है सीसी में, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा ग्राम में। तो ये एक वायरस का मास आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ वायरस बराबर, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मतलब कितने का? 12 का, 100 का, कितने का? 6.022 × 10⁻23 का। तो 1 का मास इतना है, तो 2 का कितना होगा? गुना 2। 10 का कितना होगा? गुना 10। 1 दर्जन का गुना 12, और 1 मोल का कितना होगा? π×49 डिवाइडेड बाई 6.02 × 10⁻⁻2 × 6.02 × 10⁻23 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6.022 भी लिख सकते हो, कैंसिल हो जाएगा आराम से, इसलिए हमने लिखा है 6.02। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और एक ये भी आएगा 10⁻24, यहाँ पे आएगा, छूटा है यहाँ पे 10⁻24, ये हो गया 10⁻24। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखना ध्यान से, ये और ये कट गया, 10⁻²। जब ऊपर जाएगा 23 में ऐड कर दो तो 10⁻25 हो जाएगा, और 25 में से 24 माइनस करोगे तो 1 10 बच जाएगा, तो ये हो गया 490 पाई, है ना। खुद से अपना हाथ चला के देख लेना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब कैलकुलेशन तुरंत होना चाहिए 10 का पावर वाला। ठीक है, ये सब बचपन में पढ़े थे तुम लोग, 7th 8th क्लास में पढ़े होगे। 490 पाई, पाई का वैल्यू कितना? 3.14। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1540, है ना। ग्राम पर मोल लिखा है, कहने का मतलब ये मोल में रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट लेस भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार मॉलिक्यूलर वेट को मोलर मास में भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1540 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसा ही सवाल एक बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। और डेटा बस अलग था, इसमें डेटा को आसान किया हुआ है। सब्जेक्टिव सवाल था तो वहाँ पे डेटा थोड़ा सा टफ था, तो इसको कैलकुलेट करके खुद से एक बार कर लेना बढ़िया से, है ना। और एकदम कमांड रखना है इस पर। आई थिंक कि तुम लोगों को कमांड हो गया होगा कि जब भी मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट पूछेगा, है ना, और डेंसिटी वगैरह दिया है तो PM=DRT से कर देंगे। बहुत सारा तरीका है करने का, है ना। लेकिन अगर एक का मास दिया है, चाहे वॉल्यूम डेंसिटी ऐसे दिया हुआ है सवाल, तो हमेशा याद रखना 1 मोल का जो मास होगा वही मोलर मास, चाहे मॉलिक्यूलर वेट, चाहे एटॉमिक वेट, चाहे आयनिक वेट, है ना, होगा। ठीक है, तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों थियरी में। तो पिछले क्लास में हमने प्रूव किया था PM=DRT। अब ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 गैस है, दोनों गैस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है,
और हम चाहते हैं कि उन दोनों गैस का जो मोलर मास है उसको हम कंपेयर करें किसी तरीके से, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो गैस ए के लिए जब इस इक्वेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, Pm बराबर DRT, पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ए गैस के लिए लिखोगे तो प्रेशर टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन मोलर मास जो यहाँ पे आएगा वो एक आएगा, और इस वजह से डेंसिटी भी किसका आएगा, एक आएगा। आर तो फिक्स रहता है। सेम इक्वेशन अगर बी के लिए लिखोगे Pm बराबर DRT, तो प्रेशर वही होगा जो ए के केस में था, टेम्परेचर वही होगा जो ए के केस में था, आर भी सेम होगा, लेकिन मोलर मास बी का अलग होगा, और उस वजह से डेंसिटी जो होगा बी का वो भी अलग होगा। सपोज करो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो देखो तो क्या इक्वेशन आ रहा है, पी से पी कट गया, आर टी से आर टी कट गया, रिजल्ट आया एम ए बाई एम बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू एम ए बाई एम बी। ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा है। दो गैस अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है तो दोनों गैस के डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर आता है। सोचो ये कितना खूबसूरत चीज़ है। अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो गैस का डेंसिटी चेंज होता है बच्चों। टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज होता है तो गैस हमारा सिकुड़ेगा, चाहे फैलेगा, एक्सपैंड होगा, चाहे कंप्रेस होगा। गैस का मास तो फिक्स है, और अगर एक्सपैंड चाहे कंप्रेस हो रहा है तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हुआ तो डेंसिटी भी चेंज होगा, यानी कि गैस का प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका डेंसिटी चेंज करता है। लेकिन मोलर मास, जैसे CO2 का मोलर मास, वो तो हमेशा 44 रहेगा, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास तो 32 होगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो टेम्परेचर प्रेशर। कहने का मतलब कि टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो, मोलर मास चेंज नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी चेंज करता है। और हम नोटिस कर रहे हैं कि जो दो गैस है उन दोनों का टेम्परेचर चाहे प्रेशर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर दोनों का कुछ भी हो बस बराबर होना चाहिए। अगर एक का 25 है तो दूसरे का भी 25, एक का अगर 500 केल्विन है तो दूसरे का भी 500 केल्विन। दोनों का टेम्परेचर प्रेशर बस इक्वल होना चाहिए, चाहे उसका वैल्यू कुछ भी हो। और डेंसिटी का रेशियो लोगे, वो डेंसिटी जो टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने पे चेंज कर जाता है, उसका रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी का रेशियो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर है, और मोलर मास हमारा टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। मोलर मास टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, मोलर मास फिक्स होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका कुछ यूज देखेंगे। पहले तो ये पूरा नोट करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि रेशियो ऑफ डेंसिटी of two gases are given by ratio of their molar mass, molecular weight, कुछ भी लिख सकते हो, molecular weight लिखते हैं, ratio of their molecular weight at same temperature and pressure, बशर्ते कि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम हो। ठीक है, नोट करो ये पूरा अच्छे से। चलो देखते हैं बच्चों सवाल। ये पहला में देखो क्या बोल रहा है, करें कैलकुलेट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जब भी डेंसिटी के रेशियो की बात करें तुरंत तुम्हारे दिमाग में ठनकना चाहिए Pm बराबर DRT, मोलर मास का रेशियो। एक और तरीके से सोच सकते हो, Pm बराबर DRT, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो तुम लिख सकते हो कि मोलर मास डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्रोपोर्शनल होगा तो मोलर मास का रेशियो डेंसिटी का रेशियो सेम होगा। अगर A B के प्रोपोर्शनल है तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 होता है। कह रहा है कि दोनों के डेंसिटी का रेशियो बताइए 27 डिग्री C 2 ATM पे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 27 डिग्री C 2 ATM ये इररिलेवेंट है। प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए दोनों का, जो कि सेम है, बाकी उसका वैल्यू कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधे क्या लिखेंगे, हमसे पूछ रहा है डेंसिटी का रेशियो, तो हम लिखेंगे इस तरह से, ध्यान से देखो, लिखने का आदत डालना इस तरीके से, डेंसिटी ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ CO2। अभी हमने पढ़ा कि ये बराबर होता है
मोलर मास ऑफ O2 बाई मोलर मास ऑफ CO2, और O2 का मोलर मास कितना 32, CO2 का मोलर मास 44। आ गया आंसर, यही होगा, खत्म हो गया था आसान सा सवाल। ठीक है, अगला देखते हैं ये वाला। इसमें कह रहा है डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस, कोई अननोन गैस है, नहीं पता कौन सा गैस है, रिलेटिव टू ऑक्सीजन। बताए थे रिलेटिव का मतलब, अगर डेंसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब डिवीजन होता है डेंसिटी ऑफ ए बाई डेंसिटी ऑफ बी। जब भी हम तुलना करते हैं तो हम हमेशा दोनों का रेशियो लेते हैं। जब एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में बताओगे तो दूसरे से पहले को डिवाइड कर दोगे। तो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ अननोन गैस, डेंसिटी ऑफ गैस या अननोन गैस हो गया रिलेटिव टू ऑक्सीजन, तो हम डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन से। ये बराबर दिया है 1.16 के। तो कह रहा है कि बताइए जो अननोन गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। एकदम घटिया सवाल, सीधे क्या लिखेंगे हम लोग, डेंसिटी का रेशियो मोलर मास का रेशियो, यानी मोलर मास ऑफ गैस बाई मोलर मास ऑफ O2 बराबर 1.16, और यहाँ से मोलर मास ऑफ गैस अगर निकालोगे तो 1.16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन का मोलर मास से, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। ठीक है, ये आ गया हमारा ग्राम पर मोल में। मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो यूनिट लेस लिख देना, वैसे यूनिट लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में देखे थे। मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो चाहो तो ग्राम पर मोल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अंडरस्टूड है कि तुम 1 मोल का मास बता रहे हो। ठीक है, हो गया ये दोनों, छोटा मोटा सवाल कमांड हो गया। याद रखना हमेशा डेंसिटी का रेशियो, आगे भी ये काम आएगा। आगे खतरनाक खतरनाक सवाल देंगे तो उस सवाल का छोटा सा हिस्सा जो होगा वो तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकालने में काम आएगा। जैसे मान लो कोई बड़ा सा सवाल है और उस सवाल को तुम सॉल्व तभी कर पाओगे जब गैस का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं देके डेंसिटी का रेशियो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम डेंसिटी के रेशियो से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, और एक बार मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, नोट करो। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब एक हम नया टर्म सीखने जा रहे हैं, नाम है उसका वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर प्रेशर नहीं, वेपर डेंसिटी। वेपर प्रेशर एक बाद में सीखोगे, कंफ्यूज मत करना उससे। वेपर डेंसिटी ये होता क्या है, तो देखो ये क्या होता है। पहले तो वेपर डेंसिटी गैस के लिए डिफाइन होता है। किसी भी गैस का डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में, किसी भी गैस का डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में जो भी आएगा सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उसी को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो क्या लिखे डेफिनेशन हम इसका, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस at same condition of temperature and pressure is called vapor density। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस। किसी भी गैस का डेंसिटी किसके रिलेटिव, हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव। ठीक है, कोई हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर डेंसिटी, इसी को हम बोलते हैं, यही हमारा होता है वेपर डेंसिटी। तो एक बात बता, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेपर डेंसिटी होगा वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम चाहें तो लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी को शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं V डॉट डी। वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का, है ना, डेंसिटी क्या होगा। तो हाइड्रोजन का डेंसिटी नहीं पता हमें, ना ही हमें गैस का डेंसिटी पता है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर प्रेशर पे। ये वो दोनों का सेम तो है लेकिन दिया हुआ नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी हमें पता नहीं है तो अब क्या करें, छोड़ दें यहीं पे, क्या करा जाए यहाँ पे, गेस करो। तो डेंसिटी का रेशियो है ये, और अभी हम सिखाए थे कि डेंसिटी के रेशियो को हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं मोलर मास के रेशियो से। तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है H2 का 2 ग्राम पर मोल। तो देखो ऊपर में भी मोलर मास, उसका भी यूनिट होगा ग्राम पर मोल, नीचे में भी ग्राम पर मोल, तो यूनिट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बस मैग्नीट्यूड बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी बराबर, ऊपर में बस मैग्नीट्यूड बचा तो उसे हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट,
केवल मैग्नीट्यूड है तो मॉलिकुलर वेट, वैसे मोलर मास भी लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है, हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, और नीचे डिवाइड किससे हुआ, 2 से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक और हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जिसको तुम इस फॉर्मेट में नहीं याद करना, इस फॉर्मेट में याद करना। मॉलिकुलर वेट बराबर क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिकुलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये तुम याद रखना। किसी भी सवाल में वेपर डेंसिटी दिया रहे, तुरंत उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, खत्म हुआ ये पूरा का पूरा समझ गया तुम। बाद वाला ये लास्ट वाला काम का है, ये सब जो है रिवाइज करते रहना, रटना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तुमको रटा हुआ रहना चाहिए। जब भी सवाल में वेपर डेंसिटी दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मॉलिकुलर वेट चाहे मोलर मास आ जाएगा गैस का। ठीक है, तो निचोड़ गया है, रटा गया अच्छे से। तो इस पे देखते हैं हम लोग कुछ सवाल, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, ये सवाल है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका फर्स्ट पार्ट। डेंसिटी ऑफ एयर is 0.001293 ग्राम पर सीसी एट एनटीपी, कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी। डेंसिटी दे दिया एनटीपी पे और वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो वेपर डेंसिटी बराबर हम क्या सीखे, मॉलिकुलर वेट बाई 2। तो अगर मॉलिकुलर वेट निकल जाए तो अपना काम हो जाए। और डेंसिटी से मॉलिकुलर वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हो, Pm इज इक्वल टू DRT। इस फॉर्मूला से हमारा डेंसिटी से मॉलिकुलर वेट निकल जाएगा। डेंसिटी दिया कितना है, 0.001293 ग्राम पर सीसी, चाहे ग्राम पर ml, लेकिन हमें तो डेंसिटी चाहिए ग्राम पर लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1.293 ग्राम पर लीटर। याद आ रहा होगा, पिछले क्लास में किए थे इसको। अब यहाँ से मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो हो जाएगा DRT बाई P 1.293 इंटू 0.0821 इंटू 273 NTP पे, टेम्परेचर 0 डिग्री से यानी 273 और प्रेशर 180 है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 29 ग्राम पर मोल। वैसे सॉल्व कर लेना, हो सकता है कि 28.8 चाहे 28.9 आ रहा हो, बताए थे ऑलरेडी हम इसको। ठीक है, तो जितना आएगा एग्जैक्ट उतना ही लेना है ना, हम कैलकुलेट करने इसको नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। मे भी 28.8 आता है, बहुत ज़्यादा अंदेशा है हमको कि 28.8 आता है। तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिकुलर वेट बाई 2, और जो भी यहाँ पे आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और ये यूनिटलेस होगा। खत्म हो गया ये भी। तो देखो डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। अगर तुम ये नहीं पढ़े होते तो तुमको लगता है वेपर डेंसिटी का मतलब वेपर का डेंसिटी, एकदम गलत, सोचना ही मत ऐसे। वेपर डेंसिटी का संधि विच्छेद नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं हम इसको कि वेपर का डेंसिटी, ना, वेपर डेंसिटी वेपर का डेंसिटी नहीं होता है ना। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वेपर, ऐसा होता है क्या, ना, एकदम गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिकुलर वेट बाई 2 होता है, ये सही है हमारा। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। नहीं तो इसमें डेंसिटी दिया था, वेपर डेंसिटी, अगर वेपर का डेंसिटी होता तो हम इसी को आंसर कर देते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं है। हम पहले डेंसिटी से मॉलिकुलर वेट निकाले और उसको 2 से डिवाइड किए, तब हमारा वेपर डेंसिटी निकल कर आया। ठीक है, नोट करिए। देखो बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कि पुराना कॉन्सेप्ट ही है, मोल से ही रिलेटेड। एक ध्यान रखना, बहुत बार होता क्या है कि ऐसे तुमको लिखेगा 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 5 ग्राम एटम नहीं है कि एटम का वजन 5 ग्राम है। ग्राम एटम जब भी तुमको दिखे, ये अपने आप में एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है मोल। तो इसका मीनिंग होगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तो दो है, यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। अब ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करेगा तो कैपिटल O, और ऑक्सीजन गैस की बात करेगा तो O2 हो जाएगा। तो क्या लिखे हम वहां, O लिखे है O2 लिखे, गेस करो। तो एक और चीज बताते हैं, हो सकता है कि ऐसे भी लिख दे 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब तुमको क्लियर हो गया होगा, ये भी अपने आप में एक फ्रेज है और इसका भी मतलब होता है 5 मोल ही। ठीक है, लेकिन जब ग्राम एटम लिखेगा तो हम O की बात करेंगे, और जब ग्राम मॉलिक्यूल लिखेगा तो हम O2 की बात करेंगे। याद कर लो अच्छे से। यही ग्राम एटम को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखेगा 5 ग्राम एटॉमिक मास। ये भी अपने आप में फ्रेज है और इसका ही मतलब मोल होता है। सवाल में कभी भी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिकुलर मास,
ये सब अगर दिख जाए तो बस बेवकूफ़ बना रहा है, उसका मतलब मोल होता है, वहाँ पे काट के सीधे मोल लिख लोगे। और 5 कोई ज़रूरी नहीं है ना, यहाँ बेवकूफ़ी मत करना कि सर 5 में बताए थे, 6-7 कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट ये है ना। 5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ भी लिख रहे हैं ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या इसका मीनिंग होगा, ग्राम एटमिक मास के जगह पे हम मोल लिख देंगे, और किसका, तो O का, क्योंकि ग्राम एटमिक मास है तो यहाँ पे एटम लिखेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेगा तो ये हो जाएगा 5 मोल ऑफ O2, ठीक है। उसी तरह से और तुम लिख सकते हो 6 ग्राम आयन ऑफ NH4+, चाहे लिख देगा 6 ग्राम आयनिक मास ऑफ NH4+। ये सिंगल कोट देगा नहीं, बस हम तुमको समझाने के लिए बोल रहा है। ग्राम आयन का मतलब ही मोल होगा, 6 मोल ऑफ NH4+, और ग्राम आयोनिक मास अगर लिखा है तो इसका ही मतलब मोल ही होगा, है ना। और ये भी NH4+ का ही होगा, क्योंकि आयन तो NH4+ ही है। अगर फॉर्मूला दे दिया तब तो उसी का होगा, अगर लैंग्वेज में दे दिया, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन लैंग्वेज में रहता है, यहाँ भी नाइट्रोजन रहता है, तो ग्राम एटम में हम 5 मोल N लिखते हैं, कैपिटल N, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूल में हम N2 लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल फिर हो जाएगा N2 का, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, दिमाग में डाल लो, है ना। पढ़ा हुआ तो है ही मोल तुम्हारा, बस एक टर्मिनोलॉजी था, बस एक छोटा सा टर्म है, इसको बस दिमाग में रखना, सवाल में आ गया उसको काट के मोल लिख देना, चाहे नहीं काटना, दिमाग में ही उसको रिप्लेस कर देना मोल से। इस पे देखते हैं कुछ छोटा छोटा सवाल, पहले इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, देखते हैं सवाल। ये पहले मैं कर रहा, रीअरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इन चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में। ऐसा सवाल मेडिकल में खूब पूछता है, क्योंकि आसान सवाल होता है, तुरंत बन भी जाता है। तो हम करेंगे क्या, चारों का मास निकालेंगे और मास निकाल कर फिर उसको अरेंज कर देंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 0.5 मोल ऑफ ओजोन। तो मोल दिया हुआ है, तो मास बराबर क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, कैपिटल M मोलर मास। मोल कितना 0.5, और O3 का मोलर मास कितना होता है 16 इंटू 3 यानी 48, बस हो गया 0, आ जाएगा 24 ग्राम। पहला हो गया। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में कह रहा है 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अभी सिखाते हैं कि ग्राम एटम का मतलब क्या, मोल, बीच में डैश नहीं है, हाइफन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राम एटम चाहे ग्राम एटमिक मास लिखेगा उसका मतलब मोल होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कौन, O या O2, तो ग्राम एटम लिखा है तो हम लोग यहाँ पे O लिखेंगे। हो गया है भी O का। अब इसका मास पूछ रहा है, फिर से वही काम करो, मास बराबर मोल इंटू मोलर मास, तो 0.5, O का मोलर मास तो 16 ही होगा, O3 था तो 48 हुआ था, ये मल्टीप्लाई करोगे आ गया 8 ग्राम, ठीक है। थर्ड में करा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। यहाँ नंबर दे दिया, कोई बात नहीं, पहले नंबर से मोल निकाल लो। पहले के 2 में मोल दिया हुआ था तो मास आराम से निकल गया, तो पहले इसे मोल निकाल लो, और मोल निकल गया तो मोल से मास निकल जाएगा। तो मोल बराबर क्या, गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से निकालोगे तो आ गया 1/2 मोल्स ऑफ O2। O2 का मोल आ गया। अब मास निकालना है, तो मास बराबर हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, हाफ इंटू O2 का मोलर मास 32, ये आ गया 16 ग्राम, ठीक है। ये भी हो गया नंबर 4। नंबर 4 में कर रहा है, यहाँ पे कर देते हैं, नंबर 4 में कर रहा है 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो देखो बच्चों, बताए थे कि STP अप्रोक्सीमेटली NTP ही होता है ना, 22.4 22.7 था, और 5.6 जो होता है देखो 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो हम 22.4 ले लेंगे तो हमारा आंसर तो लगभग में ही जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर NTP दिया है तो मोल बराबर क्या होता था, बताए थे कि NTP पे जो भी वॉल्यूम होगा उसको 22.4 से सीधे डिवाइड कर देना, कर दो डिवाइड, 5.6 बाई 22.4 ये हो जाएगा 1/4 मोल। 5.6 से 22.4 4 बार में कट जाएगा, 1/4 मोल आया। अब निकाल दो मास, मास बराबर 1/4 इंटू मोलर मास, CO2 का मोलर मास निकालोगे तो 44 आएगा, कर दो 44 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 11 ग्राम, ठीक है। अब अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा,
तो सबसे छोटा कौन है? एक आया 24 ग्राम, सेकंड आया 8 ग्राम, तीसरा आया 16 ग्राम और चौथा आया 11 ग्राम। तो सबसे छोटा सेकंड है, तो सेकंड सबसे पहले। सेकंड के बाद कौन सा होगा? 11 ग्राम, यानी सेकंड के बाद 4 होगा। 4 के बाद 16 ग्राम यानी थर्ड होगा। और सबसे ज़्यादा मास किसका है? 1 का है। हो गया बच्चों, सेकंड 4 थर्ड 1, सेकंड 4 थर्ड 1 अरेंज हो गया, नोट कर लो। चलिए अगला देखा जाए। नेक्स्ट में कह रहा है विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटम्स निकालना है। ए पार्ट में क्या दिया बच्चों? ए पार्ट में डेंसिटी दे दिया 10 ml ऑफ H2O, सॉरी डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम दे दिया 10 ml ऑफ H2O लिक्विड दिया, लिक्विड फेज वाला। गैस तो है नहीं, वॉल्यूम दिया है। सिखाएं आपको कि वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए या तो P बराबर nRT इस्तेमाल करो, नहीं तो डेंसिटी के सहारे करो। तो P बराबर nRT तो गैस में लगेगा ना, ये तो लिक्विड है। तो लिक्विड चाहे सॉलिड में हमेशा डेंसिटी के सहारे। बताए थे कि डेंसिटी वाटर का हमें लेना है 1 ग्राम पर ml। तो यहां से अगर मास निकालोगे, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 ग्राम आ गया, मास आ गया। अब मोल निकाल लो। मोल बराबर मास बटा मोलर मास 10 बाई सॉरी H2O का मोलर मास निकालोगे तो 18 आएगा। मोल निकल गया है ना। अब मोल निकल गया, मोल से हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा 10/18 इंटू ये होगा हाइड्रो नंबर, मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन हमसे मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन का एटम पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, H2O के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, और इतना मॉलिक्यूल में इतना ही एटम होगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O बराबर 10/18 इंटू Na इंटू 1 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ एटम आ गया। लेकिन बच्चों तुम जितना पढ़ चुके हो अब तक, उसके बेसिस पे तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि तुमको ये चीज लाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम तुमको क्योंकि सिखा रहे हैं इसलिए इतना लिख दिए हैं। अब से तुम लोग क्या करोगे, इस चीज को डायरेक्ट करोगे। कैसे डायरेक्ट करोगे? तो देखो कैसे डायरेक्ट करते हैं। 10 ml मोल निकालने के लिए मास चाहिए, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, तो मास आ गया। मास आ गया, इसको हमने 18 से डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल आ गया। अगर मोल आ गया तो मोल को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया H2O का, और एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो इसे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ गया। तो जरूर इसको ट्राई करो तुम, वीडियो पॉज करके एक बार में लिखना सीखो, क्योंकि अगर इतना डिटेल में करोगे एग्जाम में तो तुम्हारा समय सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्किल है जो डेवलप करना पड़ता है। एक बार में नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, तेजी से अगर तुमको करना है तो अब से तुम तेजी से करने के लिए डिटेल में तो करोगे ही अगर दिक्कत हो रहा है तो, लेकिन अगर दिमाग शार्प है, ढंग से काम कर रहा है, तो डायरेक्ट भी करने की चेष्टा करना। जो बच्चा इस तरीके से कर रहा है वो ऐसे करने के बाद एक बार डायरेक्ट करने का भी प्रयास करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, बी ऑप्शन। है ना, ऊपर का मिटा देते हैं। देखो बच्चों, अब हम डायरेक्ट करेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कह रहा है कि 0.1 मोल V2O5, 0.1 मोल है, तो हमने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो V2O5 का मॉलिक्यूल आ गया। ये V2O5 का मॉलिक्यूल हुआ, और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 5 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। देखो कितना आराम से निकल गया। अब इसको तुम लैंग्वेज में करते तो लंबा चौड़ा चला जाता है। तो 0.5 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, 0.1 मोल है V2O5 का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना, तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन एटम है, तो इतना में कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ गया ये भी। और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे 10/18 को, तो ये आ जाएगा 0.55 इंटू Na। कंपेयर करने में आसानी होगा। चलिए अगला देखते हैं, नंबर सी। सी में कह रहा है 12 ग्राम ओजोन, डायरेक्ट कर रहा है इसको भी, 12 ग्राम ओजोन। तो पहले मोल निकालो, तो मोल बराबर क्या, मास बटा मोलर मास। ओजोन का मोलर मास 16 × 3 48,
तो हमने 12 को 48 से डिवाइड कर दिया, स्टेप क्लियर रहना चाहिए। 12 को 48 से डिवाइड किया तो ओजोन का मोल आ गया, ओजोन का मोल आया, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ओजोन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, जो आया वो तो नंबर ऑफ एटम ही आया ना, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये, है ना, तो 3/4 आ रहा है, तो ये हो गया 0.75 इंटू एन है, ठीक है। 12 से 48 जो है 4 बार में कट गया, 3/4 हो गया 0.75 हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। डी में कह रहा है इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब ये देखो ये इंटरेस्टिंग है, 12 गुना 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स CO2 का। तो सीधे मॉलिक्यूल तुमको दे दिया, सीधे अगर मॉलिक्यूल दे दिया तो मॉलिक्यूल जो हम निकाला करते थे वो स्टेप तो बच गया अपना, लेकिन दिक्कत यह है कि हमने इसको एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में लिखा था और ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग चेंज कर लेंगे। इतना मॉलिक्यूल्स है CO2 का, और CO2 के एक मॉलिक्यूल में देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो जैसे तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम आ गया, ऑक्सीजन आइटम का नंबर आ गया, यही सेम यही है हमारा, ऑक्सीजन नंबर का आइटम चाहिए आ चुका है ना, ऑक्सीजन आइटम का नंबर चाहिए वो हमारा आ चुका, लेकिन इसको Na के फॉर्म में लिखना है, तो देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, और ये मल्टीप्लाइड किससे है, 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो देखो तो ये क्या आ गया 4 इंटू, लेकिन ये एवोगैड्रो नंबर तो नहीं है, 10⁻22 है, तो एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, जिस 10 से मल्टीप्लाई किए हो उसकी वजह से ये बन जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23, और नीचे में एक 10 का फैक्टर आ जाएगा, नीचे वाला 10 बच गया, इस 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो आया इसे हम लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर 4/10, ये हो जाएगा 0.4 इंटू Na के बराबर। अब कंपेयर कर लीजिए, है ना, ए ऑप्शन में आया 0.55 Na, बी ऑप्शन में आया 0.5 Na, सी में आया 0.75 Na, और इसमें आ गया 0.4 Na। पूछ रहा था कि मिनिमम ऑक्सीजन एटम का संख्या किस में है, तो मिनिमम कौन सा आया, ये हमारा मिनिमम आ गया, तो आंसर हो जाएगा डी 0. Na तो सब में है, और 0.55, 0.5, 0.75 और 0.4, ये चारों में सबसे छोटा कौन है, तो तुम बोलोगे 0.4 है। हो गया डन। तो ये सब छोटा मोटा सवाल है, डायरेक्ट करने का आदत डालना। 4 इसमें आया, 4 इसके पहले, टोटल 8 आया, तो 8 को अब डायरेक्ट करना है ना। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुमको धीरे धीरे इस पर कमांड होने लगेगा। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट मोल का यहाँ पे हमारा खत्म होता है। हमने बेसिक में क्या सीखा, मोल निकालना सीखा, नंबर से, वॉल्यूम से और मास से, और निकालने के क्रम में बहुत सारा छोटा मोटा टर्म भी सीखा। डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर को याद किया। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी हमने रटा। PM बराबर DRT हमने देखा, PE बराबर NRT हमने देखा, वेपर डेंसिटी देखा, ठीक है, और इन सभी पे बहुत सारा हमने न्यूमेरिकल देखा। तो ये इतना जो हुआ है इसको आप लोग बार बार रिवाइज करना, कॉपी को रोज पढ़ना और हाथ चलाना। शुरू का टाइम है तो जितना पेन चलाओगे, जितना इन सवालों को बार बार करोगे, उतना आपको कमांड होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।